गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़ोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हमने लास्ट अपने टॉपिक में एक चीज़ कंप्लीट कर ली थी कि बीजांड की संरचना क्या होती है। हमने बीजांड की संरचना पढ़ ली थी। बीजांड की जो संरचना होती है उसमें जो मुख्य भाग होते हैं उसी के आधार पर उनके प्रकारों को बांटा जाता है या उनके प्रकार होते हैं। उनमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चेलेजा। ये तीन मुख्य भाग होते हैं जिसके आधार पर कि बीजांडों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। चूंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है पौधों की अलग अलग प्रकार की जनजातियां उपस्थित होती है, अलग अलग प्रकार की जातियां उपस्थित होती हैं, तो क्या सबका सब में जो होते हैं बीजांड एक ही प्रकार के होंगे? नहीं होते हैं। सभी जीव अगर सभी प्रकार के पौधों में हम देखें तो बीजांड के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसी आधार पर जब हम इनको देखते हैं तो ये अलग अलग भाग हैं, है ना। पर इनमें तीन मुख्य संरचनाओं का ध्यान रखा जाता है। वो संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? उन संरचनाओं को हम बोलते हैं माइक्रोकाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल। तो इन तीन संरचनाओं के बेस पर ही बीजांड को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हमने बीजांड के निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ ली थी कि बीजांड की जिसको हम बीजांड जनन बोलते हैं, बीजांड जनन भी हो गया है, बीजांड की संरचना भी हो गई है। अब इसी से संबंधित जो थर्ड टॉपिक है वो है बीजांड के प्रकार। आज हम बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। बीजांड के प्रकार को मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि तीन संरचनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि बीजांड के जो प्रकार है वो किस आधार पर बनते हैं या किस आधार पर बीजांड के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके तीन मुख्य भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं चेलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। ये तीन भाग होते हैं जिसके आधार पर बीजांड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजांड के प्रकार। हम ये बीजांड के प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना। बीजांड के प्रकार, बीजांड जो होते हैं वो जनरली अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि है एक जैसे, है ना। पर क्या है, इनकी डायरेक्शन बदल गई है, दिशा बदल गई है। संरचना में ये सब समान होते हैं। जो जो संरचना इसमें उपस्थित होगी वो संरचनाएं सभी में उपस्थित होगी। मैंने सिर्फ एक ही में बनाई है ताकि आपको जो है आगे आप खुद भी लिख सकते हो इस चीज को कि अगर मैंने एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। पर अंतर कहाँ आता है इसमें? इसमें अंतर आता है इनके डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? वो होते हैं माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल। इन तीन की डायरेक्शन में ही अंतर आता है। पर इसको याद करने का तरीका है, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। लाइन बना के इसको याद कर सकते हैं। अगर आपने लाइन देख ली तो लाइन से आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि सीधा इस तरह से सीध में खड़ा हुआ है ना। कैसा है? सीध में खड़ा हुआ है। अब मैंने आपको जो तीन मुख्य संरचना बताई थी उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है। ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ये चेलेजा और ये माइक्रोपाइल। ये तीनों भाग कैसे दिख रहे हैं आपको? एक सीधी लाइन में दिख रहे होंगे, है ना। कैसे दिख रहे हैं आपको? ये सीधी लाइन में जब दिखते हैं तो इस तरह का जो बीजांड होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोप्स। अब मैं एक बार और इसकी संरचना आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम बीजांड की संरचना देखते हैं तो बीजांड की संरचना में सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद वाले भाग को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। उसके अंदर जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियाई होते हैं। इसके ऊपर कौन सी सेल होती है? एंटीपोडल सेल होती है। और नीचे की तरफ कौन सी होती है? एग सेल होती है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरे सब कैसे हैं? एक सीध में, एक लाइन में है। तो जब ये वर्टिकल या सीधी लाइन में उपस्थित होते हैं तब इस तरह का जो बीजांड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोप्स, है ना। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एनाट्रोप्स। एनाट्रोप्स में क्या होता है? आप इसको देखो, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका ये वाला हिस्सा जो है अपेक्षाकृत इससे लंबा होता है ना। ये हिस्सा इसका लंबा है जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल के बाद ये हिस्सा घूमकर नीचे की तरफ आया। तो अगर हम देखें तो माइक्रोपाइल इसमें कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर माइक्रोपाइल कहाँ था? ऊपर की दिशा में था। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है नीचे की दिशा में। पर इसका माइक्रोपाइल और चेलेजा जो होते हैं वो एक ही सीध में होते हैं। पर अंतर किसमें आ गया? अंतर आ गया फ्यूनिकल में। फ्यूनिकल क्या होता है? माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पर होता है या विपरीत दिशा में होता है। तो ये यही अंतर आपको
हर एक को डिफरेंशिएट करता है ना, यही अंतर इन सबको क्या करेगा, अलग करता है। आपको ये अंतर दिख रहा होगा कि जो एनाट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है, उस बीजांड में क्या होता है, माइक्रोपाइल और चेलेजा ये दोनों एक ही सीध में होते हैं, पर माइक्रोपाइल कहाँ होता है, नीचे की तरफ, ये इस तरह से दिखेगा आपको ऐसे, है ना। तो और फ्यूनिकल कहाँ होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, मतलब एक ही सीध में होते हैं नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरह का जो बीजांड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। और हेमी एनाट्रोपस में आप देखो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रहे हैं आपको एक ही सीध में, ये इस तरह से होता है, ये हाथ दिख रहा है आपको ऐसे। तो ये वाला हिस्सा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलेंगे चेलेजा, और ये वाला हिस्सा होता है माइक्रोपाइल। तो ये कैसे उपस्थित है, ये समकोण पर उपस्थित है, आप देखो इसको इस तरह से दिख रहा है, ये ऐसे, है ना। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया ये, और ये वाला हिस्सा हो गया ये। तो आप ऐसे लाइन बनाकर इसको अच्छे से याद कर सकते हो। जब आप इसको लाइन बना के याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये वाला भाग कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, ये चेलेजा हो गया, और ये फ्यूनिकल हो गया। तो जो माइक्रोपाइल है और जो ये है फ्यूनिकल है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रायंगल पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं चेलेजा। चेलेजा और माइक्रोपाइल जो होते हैं वो एक ही सीध में होंगे, पर कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो बीजांड होता है उसको हम बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस, है ना। नेक्स्ट कौन सा होता है, कैम्पाइलोट्रोपस होता है। कैम्पाइलोट्रोपस में ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, आगे से आपको दिखेगा झुका हुआ दिख रहा है ये। तो इसमें तीनों की स्थिति अलग अलग है, माइक्रोपाइल अलग दिखेगा, चेलेजा अलग दिखेगा, और फ्यूनिकल अलग। ये वाला हिस्सा क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, है ना। तो यहाँ पर आप देखो तीनों की स्थिति बदली हुई है, क्योंकि ये कैसा है, मुड़ा हुआ है। तो जब माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल ये जो है अपनी पोजीशन अलग अलग रखते हैं, मतलब कि तीनों एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, है ना, एक दूसरे से समानता नहीं दर्शाते। जब वो आगे थोड़ा, माइक्रोपाइल जो होता है आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस। ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, अगर आपने इसका एक का डायग्राम अच्छे से याद करा तो नाम सबके याद हो जाएंगे, सारी लेबलिंग आपको याद हो जाएगी। पर इसकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उस स्ट्रक्चर की डायरेक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। रेफी, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में भी आपको ये थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ तो दिखेगा इसी, पर आगे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा जो है वो भी थोड़ा कैसा दिखेगा, झुका हुआ। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े सिमिलर होते हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। पर इसमें ये आपको जो लाइन दिख रही है इस लाइन को बोलते हैं रेफी, ये थोड़ी थिक होती है, ये जो जगह होती है इसकी ये थोड़ी थिक होती है। तो इन तीनों की भी पोजीशन जो है वो इसकी पोजीशन के समान होती है, तो इसको बोलते हैं हम एम्फीट्रोपस। जनरली अगर देखा जाए तो जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, आवृत्तबीजी पौधों में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो इस तरह का होता है, जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस प्रकार का ही बीजांड 82% पौधों में पाया जाता है ना। फिर उसके बाद लास्ट आता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस जो होता है वो पूरा घूम जाता है, आप देखो दिख इसके जैसा ही रहा है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। कहाँ, इसका माउथ ऊपर की ओर, माउथ नहीं बोल सकते हम, इसको बोलते हैं जैसे माइक्रोपाइल। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, चेलेजा और फ्यूनिकल, ये वाला हिस्सा होता है इसका फ्यूनिकल वाला। तो आप इसको देखो, फ्यूनिकल और चेलेजा ये एक ही जगह आ जाते हैं, ये पूरा अगर घूम गया तो ये कैसे आएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है इसका माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल और चेलेजा होंगे एक ही डायरेक्शन में, पर इसका जो फ्यूनिकल है वो पूरा घूमकर ऊपर की ओर आ जाता है। होते किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही होते हैं, पर अंतर कितना आता है, अंतर ये आता है। तो इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसको याद करना है तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखो, फर्स्ट की डायरेक्शन AC है ना, सेकंड की डायरेक्शन कैसी है, AC है, ठीक है। थर्ड की डायरेक्शन कैसी है, AC है। फोर्थ की डायरेक्शन कैसी है, AC है। और फिफ्थ की भी डायरेक्शन AC है। और लास्ट वाले की डायरेक्शन कैसी है, वो पूरी घूमी हुई है AC। तो आपको अगर याद करना है तो ये साइन अगर आपने याद कर लिया, जैसे अगर ये याद कर लिया तो आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा कि ये हिस्सा कौन सा है, ये माइक्रोपाइल का है ना। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये फ्यूनिकल का है, और ये चेलेजा है ना। वैसे इसमें याद हो जाएगा ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये माइक्रोपाइल का है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये चेलेजा का है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये फ्यूनिकल का है।
इसमें भी याद हो जाएगा आपको। सिर्फ 3 हिस्से आपको याद करने हैं, माइक्रोपाइल, ये कौन सा है, ये चेलेजा है और ये फ्यूनिकल है। सेम ऐसे इसमें भी है, ये माइक्रोपाइल है, ये चेलेजा है और ये फ्यूनिकल है। फिर माइक्रोपाइल, चेलेजा और ये फ्यूनिकल। इसमें भी सेम है, ये माइक्रोपाइल है, ये चेलेजा है और ये फ्यूनिकल है। तो इस तरह से जब आप इसको लाइन बनाओगे तो आपको 6 ही याद हो जाएंगे कि कैसे होते हैं, बट आपको इसके नाम याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जिसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, इसका कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो इस तरह से हम इनको कितने भाग में बांटते हैं, 6 भाग में बांटते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक है जो आपको पूछते हैं कि बीजांड के विभिन्न प्रकारों को समझाइए या बीजांड की संरचना बनाइए, ये अलग क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये मैं अलग अलग क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक वीडियो में इसीलिए ही सेंड कर रही हूँ, जब भी आप इसको देखोगे तो आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही बीजांड के प्रकार है। अब इसमें जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको परागण की क्रिया जो है, परागण की क्रिया या परागण के प्रकार जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी। पर एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसकी फोटो मैं आपको सेंड करूंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसके जस्ट ऊपर, बुक में अगर आप देखोगे, नर युग्मकोभीत और मादा युग्मकोभीत में अंतर। तो नर युग्मकोभीत और मादा युग्मकोभीत में क्या अंतर होता है। नर युग्मकोभीत जो होता है उसका जो उसका निर्माण जो होता है, उसका जो विकास होता है वो कहाँ होगा, नर युग्मकोभीत के नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, नर युग्मकोभीत के अंदर होता है। और मादा युग्मक का निर्माण मादा युग्मकोभीत के अंदर होता है। नर युग्मक कौन सा होता है, परागण होता है, परागकण होता है ना। और मादा युग्मक क्या होता है, बीजांड होता है। दोनों की संरचना अलग अलग होती है। जो एक तरह से देखा जाए तो जो नर युग्मक होते हैं वो संख्या में अधिक पर साइज में छोटे होते हैं। मादा युग्मक जो होते हैं संख्या में कम और साइज में बड़े होते हैं, है ना। और जो परागकण है या नर युग्मक है उनका जो विकास है वो 2 अवस्थाओं में होता है ना। प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था, मतलब जब वो परागकण बनते हैं तो परागण के पहले की अवस्था, परागकण बनने के बाद की अवस्था। पर जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक एक ही बार बन जाता है, वो कंप्लीट बन जाता है, उसमें पहले और बाद की अवस्थाएं नहीं होती है ना। हाँ, पर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तक 4 पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इनमें जो जो अंतर होता है, जैसे कि जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक के नर युग्मक जो होता है वो चलनशील होता है, मतलब कि वो अपनी जगह छोड़कर कहाँ जाता है, मादा युग्मक के ऊपर जाता है। और मादा युग्मक जो होता है वो स्थिर होता है ना। जब नर युग्मक मादा युग्मक के ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण, ठीक है। या उसके वर्तिकाग्र पर अगर जाता है तो उसको बोलते हैं परागण। तो इस तरह से 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। मैं इसका फोटो आपको सेंड करूंगी ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। तो यहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है वो सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। आपको एक एक टॉपिक की मैंने एक एक वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप जब भी इसको देखोगे या सुनोगे तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।